सॉलिड स्टेट के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, रचक कणों की, यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसकी ऐसी पैकिंग जिसमें मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड हो जाता है, भर जाता है, और मिनिमम स्पेस अनऑक्यूपाइड रहता है, मिनिमम स्पेस रिक्त रहता है। हम नाम देते हैं क्लोज पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग क्लोज होती है हम नाम देते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, such packing of constituent particles, that is atoms, ions or molecules, where maximum available space gets occupied and minimum space remains unoccupied, is called close packing of constituent particles. The structures having close packing of constituent particles are called close packed structures. Here the number of nearest neighbors of a constituent particle is called coordination number of respective constituent particles. तो आप देखेंगे कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी रचक कण के जो नेबर्स होते हैं, रचक कण के डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने पार्टिकल्स होते हैं वह उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, उस रचक कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, गोलाकार पार्टिकल्स हैं, उनकी क्लोज पैकिंग शो की गई है। यहाँ पर देखिए क्लोज पैकिंग में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ये पहला पार्टिकल हमने रखा, उसी से मिलते हुए उसी के कांटेक्ट में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा हमने एक रो में रख दिया पार्टिकल। देन उसी लेयर की दूसरी रो रखने के लिए, अब देखिए दूसरी रो को हमने इस ढंग से रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सेकेंड रो के, वो फर्स्ट रो के पार्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही अलाइनमेंट शो कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला रो हमने रखा, दूसरा रो रखा लाइक दिस, तीसरे रो के पार्टिकल को रखना शुरू किया। याद रहे ये प्लेन में हमने पार्टिकल को रखा है, पहला रो लाइक दिस, ऐसा हम पार्टिकल रखते गए। देन दूसरे रो के पार्टिकल रखते गए, तीसरे रो के पार्टिकल रखते गए, एक प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पार्टिकल को हमने रखा तो इस ढंग से रखा कि पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही अलाइनमेंट शो करें। ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो स्पेस खाली रह जा रहा है, जो अनऑक्यूपाइड स्पेस रह जा रहा है, वह रिलेटिवली बड़ा है, रिलेटिवली ज़्यादा है। एक दूसरा तरीका था, हमने पहला रो रखा लाइक दिस, दूसरे रो जब हमने रखना शुरू किया तो दूसरे रो के स्फीयर को पहले रो के जो डिप्रेशन बन रहे थे, पहले रो का जो डिप्रेशन था उसके जस्ट ऊपर हमने दूसरे रो के स्फीयर को रखा। सेम वैसे ही दूसरे रो का जो डिप्रेशन था उसमें तीसरे रो के स्फीयर को रखा। ऐसे केस में आप देखेंगे कि जो अनऑक्यूपाइड स्पेस था वो कम हो गया, यानी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रिलेटिवली मोर क्लोज पैकिंग हुई। क्लियर है? तो आपने क्या देखा, इन दोनों पैकिंग में विच वन इज क्लोज पैकिंग, कौन क्लोज पैकिंग है, कहाँ पर मिनिमम स्पेस अनऑक्यूपाइड रहता है। तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर अनऑक्यूपाइड स्पेस रिलेटिवली ज़्यादा है, जबकि इस केस में अनऑक्यूपाइड स्पेस रिलेटिवली कम है। नेचुरली दिस वन इज मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर स्फेरिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्लोज पैकिंग शो की गई है,
इन ए प्लेन, एक प्लेन में। और आपने देखा है कि यहाँ इस केस में जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए पैकिंग किया, उस समय जो पैकिंग हुई दैट इज लेस एफिशिएंट क्लोज पैकिंग, बिकॉज इन दिस केस मोर स्पेस रिमेन्स अनऑक्युपाइड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ साथ ऑब्लिक अलाइनमेंट है। कैसा अलाइनमेंट है? ऑब्लिक अलाइनमेंट है। इस केस में आप देख सकते हैं कि स्पेस ऑक्युपाइड रिलेटिवली ज़्यादा है, तो नेचुरली दिस इज मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग। ये जो क्लोज पैकिंग है वह मोर एफिशिएंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, हम लेने जा रहे हैं टॉपिक वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन मीन्स लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए रो, क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है, हियर द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रो टचिंग ईच अदर। पार्टिकल्स एक रो में रखे जाते हैं एक दूसरे को टच करते हुए, लाइक दिस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे पार्टिकल का एक रो आपने रख दिया, दैट इज वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस केस में आप देख सकते हैं किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। क्लियर? सपोज ये सेंट्रल पार्टिकल, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये है और ये है। तो नेचुरली इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, इस रचक कण का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। किसी रचक कण के नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वही उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। इस केस में आप देख सकते हैं इस पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर्स 2 हैं, तो नेचुरली यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। अब हम 2 डायमेंशंस की क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, यानी एक रो हमने रख लिया, अब हम रो के बगल में दूसरी रो रखेंगे, तीसरी रो रखेंगे, एक प्लेन बनेगा जिसको हम क्या नाम देते हैं? 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है दैट इज प्लेन का फॉर्मेशन करना है। पहली रो आपने रख दिया, उसी से कांटेक्ट में दूसरी रो रखा, तीसरी रो रखा, लाइक दिस, एक प्लेन बनाएंगे। ये जो प्लेन में क्लोज पैकिंग होती है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, ये खुद 2 टाइप की होती है। आप देखेंगे पहला टाइप है जिसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोज, रोज का ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी सारे रोज आइडेंटिकल होंगे, एक समान होंगे, तब हम उसे क्या नाम देते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए क्या लिखा है, हियर particles show both horizontal and vertical alignment, that is the particles in the second row are exactly above those in the first row। यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं वो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दोनों ही अलाइनमेंट शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। यहाँ सारे रोज आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए हम ए टाइप का इसको अलाइनमेंट बोल रहे हैं, ए टाइप का अरेंजमेंट बोल रहे हैं रोज का। क्लियर है? यहाँ पर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में केवल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ध्यान दीजिए, ये नहीं है क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, या ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, या ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो ये और ये लोग काउंट नहीं होंगे। काउंट कौन से पार्टिकल होंगे? जो इसके सीधे कांटेक्ट में है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो नेचुरली इस सेंट्रल पार्टिकल के नियरेस्ट नेबर्स कितने हो गए? 4 हो गए। ये सेंट्रल पार्टिकल कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में है? तो 4। नेचुरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। देखिए क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 4। क्यों भाई? क्योंकि इसके इस सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंट्रल रचक कण के सीधे कांटेक्ट में टोटल 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 4 स्फीयर्स हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दैट इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोज, जहां पर स्फीयर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही अलाइनमेंट शो करते हैं। यानी जो फर्स्ट रो है उसके स्फीयर के ठीक ऊपर सेकेंड रो के स्फीयर्स रखे गए हैं, सेकेंड रो के स्फीयर्स के ठीक ऊपर थर्ड रो के स्फीयर्स रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोज। देखिए यहां पर क्या होगा, सपोज फर्स्ट रो आपने रखा, फर्स्ट रो आपने रख दिया। जब हम सेकेंड रो रखना शुरू किए, सेकेंड रो को अरेंज करना शुरू किए, तो फर्स्ट रो के जो डिप्रेशंस बने, फर्स्ट रो के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिप्रेशन है उसमें हमने सेकेंड रो के पार्टिकल को रखा। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, इट इज रिलेटिवली मोर एफिशिएंट क्लोज पैकिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में टोटल 6 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ये सब के सब इस पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में हैं। तो नेचुरली इस सेंट्रल पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इसको हमने ए बी टाइप का अरेंजमेंट क्यों कहा, बिकॉज इन दिस केस ईच थर्ड रो इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो। याद रहे इस रो के आइडेंटिकल ये थर्ड रो होगी। क्लियर है? यानी अगर हमने इसको ए कहा तो ये जो रो बन रही है वो अलग, इससे अलग है, इसको हमने बी कहा। देन ये जो तीसरी रो बनी वह फर्स्ट रो के आइडेंटिकल है, इसीलिए ए बी टाइप का अरेंजमेंट बोल रहे हैं। इस बी के जैसा ही ये रो होगी, ईच थर्ड रो इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो, इसीलिए हम क्या नाम दे रहे हैं इसको, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रोज बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपने क्या देखा, इन दिस केस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। क्या नाम दिया है हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात की, ध्यान दीजिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल कितना मिला, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना मिला, 2। जब हमने बात किया क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो हमारे पास 2 टाइप के केसेस आए। एक आया स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में उस लेयर के कुल 4 पार्टिकल हुआ करते थे। कोऑर्डिनेशन नंबर हमको मिला 4। जब हमने बात की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की, उस केस में आपने देखा कि सेंट्रल पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में कुल 6 स्फीयर्स हैं, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या मिला हमको कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, आंसर विल बी 4। नाउ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या मिलेगा अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर, आंसर विल बी 6। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, हियर द पार्टिकल्स इन सेकेंड रो आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट रो। ऑलरेडी बता चुका हूं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं। thus the particles in third row are exactly aligned with those in the first row। थर्ड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के समान exactly aligned होते हैं, उसी के समान होते हैं। इट इज मोर एफिशिएंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ऑलरेडी बता चुका हूं कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मोर स्पेस ऑक्युपाइड होता है। नेचुरली यह स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। आपने देखा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए रो। दूसरा आपने देखा कि क्लोज पैकिंग इन 2D 2 डायमेंशन, वहां पर रोज बहुत सारे रो एक दूसरे के सेम प्लेन में आपने अरेंजमेंट देखा। अब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स प्लेन के ऊपर
दूसरा प्लेन्स की स्टैकिंग करेंगे यहां पर, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, वन अबव द अदर। तो क्या बताया गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड जो लेयर थी या स्क्वायर क्लोज पैक्ड जो लेयर्स थी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इनकी जो स्टैकिंग होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ये देखिए यहां पर शो किया गया है स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। जब हम स्टैकिंग करते हैं स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर का, तो यहां पर ए टाइप अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनते हैं, यानी सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर जो पड़ रहे हैं दे आर आइडेंटिकल। क्या नाम देते हैं हम इनको, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। ये देखिए पहली लेयर जैसी ही दूसरी लेयर होगी, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर पड़ेगी, ये सारे के सारे लेयर्स क्या होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। यहां पर जो यूनिट सेल बनता है, बहुत ही खास बात, यहां स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में जो यूनिट सेल बनता है, वहां पर इस जो क्यूब होगा उसके सारे कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, मतलब सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल बनता है। किसके केस में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, दैट इज स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स जब बनता किया जाता है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स की जब स्टैकिंग करते हो तो वहां पर सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जहां पर क्यूब के सारे कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं लेकिन कहीं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, इट इन्वॉल्व्स द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स exactly one above another. Thus, the particles in the second layer are exactly above those in first layer. आपको बताया गया कि यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का जो लेयर बना था, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर रखेंगे और सारे लेयर्स आइडेंटिकल होंगे। यानी पहले लेयर के जो स्फीयर्स हैं उसके जस्ट ऊपर दूसरे लेयर्स के स्फीयर्स पड़ेंगे, दूसरे लेयर्स के स्फीयर के जस्ट ऊपर तीसरे लेयर्स के स्फीयर्स पड़ेंगे, लाइक दिस। आगे देखिए क्या लिखा है, हियर द लैटिस जनरेटेड, ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जब होता है, उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जब होता है तो वहां किस टाइप के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या है, हियर द लैटिस जनरेटेड इज सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट्स यूनिट सेल इज प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिकल यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के केवल कॉर्नर पर होते हैं, कहीं और नहीं होते। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में किस टाइप के यूनिट सेल का या किस टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए आगे देखते हैं, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इस टाइप के अगर स्टैकिंग में हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D में व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, याद होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर मिला था 4। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D की जब बात करेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। आप देखेंगे कि उसी लेयर के कुल 4 पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे और एक पार्टिकल जस्ट अबव लेयर का और दूसरा पार्टिकल जस्ट लोअर लेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के। तो नेचुरली यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 6। देखिए क्या लिखा है, हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, 0 4 दैट इज 4 ऑफ सेम लेयर एंड 1 ईच ऑफ अबव एंड लोअर लेयर्स। क्या देखा आपने, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कितना मिलता है, तो आंसर इज 6। यहां पर सेम लेयर के 4 पार्टिकल किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सीधे कांटेक्ट में होंगे
और जस्ट ऊपरी लेयर का एक पार्टिकल और जस्ट निचले लेयर का एक पार्टिकल भी उस पार्टिकल के कांटेक्ट में होगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला? 4 + 1 + 1 दैट इज 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उनके स्टैकिंग की बात करेंगे। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, इट इन्वॉल्व्स द स्टैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स वन ओवर another. Here the first layer contains 2 types of depressions, one having apex upwards while the other having those downwards. तो जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं इन 3 डायमेंशन, तो आपको याद होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में हमने देखा था कि 2 टाइप के यहां पर अनऑक्यूपाइड स्पेसेस मिले थे, जिसको हम सिंपली वॉइड बोलते हैं। पहला स्पेस ऐसा था जिसके एपेक्स अपवर्ड्स थे और दूसरा जिसके डाउनवर्ड्स थे। देखते हैं स्लाइड में, ये देखिए थोड़ा सा मैंने स्फीयर का साइज बढ़ा दिया है। ये पहला रो, फर्स्ट रो अब डिले, और फर्स्ट रो के जो स्फीयर्स थे उसके डिप्रेशन में सेकेंड रो के स्फीयर्स रखे गए हैं, सेकेंड रो के जो डिप्रेशंस थे उसमें थर्ड रो के स्फीयर्स रखे गए हैं, लाइक दिस। क्लियर? इस केस में आप देख सकते हैं 2 टाइप के अनऑक्यूपाइड स्पेसेस दिख रहे हैं। एक वो जिनका एपेक्स ऊपर की ओर है, ध्यान दीजिए ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एपेक्स यानी शीर्ष ऊपर की ओर है, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, स्मॉल लेटर ए से। और दूसरा अनऑक्यूपाइड स्पेस जिसका एपेक्स नीचे की ओर है, जिसका शीर्ष नीचे की ओर है, इसको हमने किससे डिनोट किया है? बी। तो याद रहे यहां पर 2 टाइप के अनऑक्यूपाइड स्पेसेस बने हैं, 2 टाइप के डिप्रेशंस बने हैं। एक जिसका एपेक्स ऊपर की ओर है, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, और दूसरा जिसका एपेक्स नीचे की ओर है और इसको हमने किससे डिनोट किया है? बी से डिनोट किया है। जब आप एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखने जाते हैं, यानी एक लेयर बन चुकी है, आपने स्फीयर्स रखा, कई सारे रोज रख दिए, एक लेयर बनी, अब उसके ऊपर जब आप दूसरी लेयर रखने जा रहे हैं, दूसरी लेयर के स्फीयर्स रखने जा रहे हैं, तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप उस एपेक्स यानी उस डिप्रेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखना शुरू करें जिनका एपेक्स ऊपर की ओर है, या आप उस पर पार्टिकल रखना शुरू करें जिसका एपेक्स नीचे की ओर है। याद रहे किसी एक पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप रख पाएंगे, एक को आप फिलअप करेंगे तो दूसरा हमेशा के लिए खाली रह जाएगा। तो आपके पास यहां पर 2 चॉइसेस हैं, 2 अल्टरनेटिव्स हैं। जब आप सेकेंड लेयर रख रहे हैं यानी सेकेंड लेयर के स्पेसेस स्फीयर्स अगर आप डिप्रेशन ए के ऊपर रखना शुरू करते हैं तो बी हमेशा के लिए क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा, और एक नए टाइप का डिप्रेशन जनरेट हो जाएगा, दैट इज सी। और वो जो सी होगा वह पहले लेयर के जो स्फीयर्स हैं उसके जस्ट ऊपर बनेगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, पहले देखिए स्लाइड में लिखा गया है, ड्यूरिंग द स्टैकिंग ऑफ सेकेंड लेयर्स ओनली वन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस कैन बी कवर्ड। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो फर्स्ट लेयर के 2 डिप्रेशंस मिले जिसको ए और बी से हमने डिनोट किया था, या तो आप ए की फीलिंग कर सकते हैं या बी की, दोनों की फीलिंग एक साथ नहीं होगी। ए की फीलिंग करेंगे तो बी हमेशा के लिए खाली रह जाएगा, और बी की फीलिंग करेंगे तो ए कैसा रह जाएगा? अनऑक्यूपाइड रह जाएगा। वही चीज यहां लिखा है, if the depressions having apex upwards are covered during stacking of second layer, then those having their apex downwards remain uncovered and vice versa। मैंने बताया कि apex upward वाले को अगर आप कवर करने की कोशिश करते हो, ऐसा डिप्रेशन जिसका एपेक्स अपवर्ड्स था, अगर आप उसको फिलअप करते हो तो डाउनवर्ड्स वाला खाली रह जाएगा, और अगर डाउनवर्ड्स वाले को फिलअप करते हो तो अपवर्ड्स वाला खाली रह जाएगा इन सेकेंड लेयर। देखिए डायग्राम में, यहां पर देखिए ये
पहले लेयर के जो स्फीयर्स हैं वो रेड कलर के स्फीयर से शो किए गए हैं, और जो सेकेंड लेयर हम रख रहे हैं उसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया सेकेंड लेयर्स के स्फीयर्स को। यहां पर आप देख सकते हैं कि सपोज हम ए के ऊपर यानी अपवर्ड्स एपेक्स वाले जो डिप्रेशंस थे उसके ऊपर हमने स्फीयर को रखना शुरू किया लाइक दिस। ये देखिए, ये पहला, इसके ऊपर एक स्फीयर रखा, इसके ऊपर दूसरा स्फीयर रखा, इसके ऊपर तीसरा स्फीयर रखा, इसके ऊपर स्फीयर रखा, इसके ऊपर स्फीयर रखा लाइक दिस। तो जब हमने ए के ऊपर स्फीयर्स रखे तो बी हमेशा के लिए खाली रह गया। क्लियर? दूसरी खास बात, एक नया डिप्रेशन बन गया दैट इज सी, और जो नया डिप्रेशन बना वह जो पहली लेयर के स्फीयर्स थे उनके ठीक ऊपर बना है। तो जब आप तीसरी लेयर रखने लगेंगे तो आपके पास फिर से दो अल्टरनेटिव्स आ गए। पहला अल्टरनेटिव है कि जो सेकेंड लेयर रखते समय अनऑक्यूपाइड स्पेस रह गया था, अनऑक्यूपाइड डिप्रेशन रह गया था, वहां पर आप पार्टिकल रखें। और दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप जो ये नया डिप्रेशन बना है उसके ऊपर पार्टिकल रखें। अगर आप इस नए डिप्रेशन के ऊपर पार्टिकल, थर्ड लेयर का पार्टिकल रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो थर्ड लेयर होगा दैट विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। इसको हम ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बोलते हैं, यानी ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। किस केस में? जब हम स्फीयर्स को, जब तीसरा लेयर रख रहे हैं, जो नया डिप्रेशन बन रहा है हर बार उसके ऊपर अगर हम स्फीयर्स को रखते जाएं तो इस केस में ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनेगा, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन बोलते हैं, HCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और अगर हम तीसरे लेयर्स को रखते समय, जो दूसरे लेयर को रखते समय अनऑक्यूपाइड स्पेस बच गया था दैट इज बी, अगर उसके ऊपर हम स्फीयर्स रखना शुरू कर दें और इसके ऊपर यानी नया जो यहां पर नया डिप्रेशन जो बना है उसके ऊपर स्फीयर रखने की बजाय हम कहां स्फीयर रखें? सेकेंड लेयर रखते समय जो अनऑक्यूपाइड डिप्रेशन रह गया था उसके ऊपर अगर स्फीयर रखें तो तीसरी लेयर भी फर्स्ट लेयर से और सेकेंड लेयर से अलग बनेगी। इस केस में आपको ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनेगा, मींस ईच फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? हर चौथा लेयर पहले लेयर के आइडेंटिकल होगा, और इस टाइप के क्लोज पैकिंग को हम नाम देते हैं CCP, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। देखिए स्लाइड में क्या लिखा है। Thus, the 2 layers get differently aligned and a new type of depression gets formed just above the spheres of first layer. Here, if a particle in second layer is placed above a void of first layer, then tetrahedral void is formed. However, if a void of second layer is above the void of first layer, then octahedral void is formed. याद रहे void हम किसको बोलते हैं? That is unoccupied space. अगर किसी अनऑक्यूपाइड स्पेस के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख देते हैं, मान लीजिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे थे सेम लेयर के, उसी के ऊपर चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी वाइड के ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया, तो उस केस में टेट्राहेड्रल वाइड बनता है, क्योंकि उस वाइड के चारों ओर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन अगर एक वाइड के ऊपर, किसी लेयर के वाइड के ऊपर दूसरे लेयर का भी वाइड ही पड़ जाए तो उस समय जो वाइड बनता है उसे हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। यानी जब डिप्रेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पड़ जाए तो वहां टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर डिप्रेशन के ऊपर फिर से सेकेंड लेयर का डिप्रेशन आ जाए उस केस में ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होगा। देखिए प्रीवियस डायग्राम में आपको दिखेगा, ये देखिए यहां पर डिप्रेशन के ऊपर जब ये डिप्रेशन था एक, इस डिप्रेशन के ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया तो किस वाइड का फॉर्मेशन हुआ? टेट्राहेड्रल वाइड का। लेकिन
अगर डिप्रेशन के ऊपर फिर से नेक्स्ट लेयर का डिप्रेशन बन जाए, ये देखिए ये फर्स्ट लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, उसका डिप्रेशन था, ये इसके जस्ट ऊपर सेकेंड लेयर का भी डिप्रेशन बन गया, यानी डिप्रेशन के ऊपर डिप्रेशन बन गया, तो ऐसा वायड किस नाम से जाना जाता है? ऑक्टाहेड्रल वायड। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वायड और ऑक्टाहेड्रल वायड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। During the stacking of third layer over the second layer, following two cases may arise. ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आप थर्ड लेयर के स्फीयर्स रखने लगेंगे तो फिर से आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो नया डिप्रेशन बना उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दें। ऐसे केस में आप देखेंगे थर्ड लेयर आइडेंटिकल हो जाएगी फर्स्ट लेयर के, यानी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनेगा। और दूसरा केस था कि थर्ड लेयर के स्फीयर्स रखते समय जो सेकेंड लेयर रखते समय अनऑक्युपाइड स्पेस बच गया था उसके ऊपर आप डिप्रेशन, उसके ऊपर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखें। ऐसे केस में थर्ड लेयर भी फर्स्ट और सेकेंड लेयर से अलग बनेगी। और चौथा लेयर रखते समय जब आप अनऑक्युपाइड स्पेस के ऊपर रखेंगे स्फीयर को, तो उस समय फोर्थ लेयर आइडेंटिकल हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। क्लियर है? तो ऐसे केस में एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनता है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, कवरिंग टेट्राहेड्रल वायड्स। जब आप टेट्राहेड्रल वायड को कवर करते हैं तब क्या होगा? इफ द स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड अबव द न्यूली फॉर्म्ड डिप्रेशन, देन द थर्ड लेयर बिकम्स आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। क्या बताया गया? अगर थर्ड लेयर के स्फीयर को न्यूली फाउंड डिप्रेशन के ऊपर, नए बने हुए डिप्रेशन के ऊपर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख देते हैं तो थर्ड लेयर आइडेंटिकल हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। क्यों भाई? क्योंकि जो नया डिप्रेशन बना है वो फर्स्ट लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जस्ट अबव बना है, ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर? 10 ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज ऑब्टेन्ड। ध्यान दीजिए, ए बी के बाद ए, ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। बी, ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। क्लियर है? क्या देखा आपने? 10 ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज ऑब्टेन्ड वेयर ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। इट रिजल्ट्स इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। यहां कौन सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है? तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है, HCP बनता है। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स वेयर ईच थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है एग्जाम्पल्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैग्नीशियम एंड जिंक। मैग्नीशियम और जिंक में जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होता है वह ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। क्लियर है? जिसको आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D बोलते हैं, दैट इज HCP बोलते हैं। क्लियर? आगे कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायड। जब आप ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर करते हैं थर्ड लेयर रखते समय, याद रहे किस लेयर की बात हो रही? थर्ड लेयर। ऑक्टाहेड्रल वायड क्या था? डिप्रेशन के ऊपर जो डिप्रेशन पड़ गया, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन थे जिसको हमने बी से यहां डिनोट किया था। जब सेकेंड लेयर आपने रखा तो उसके ऊपर एक और डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन के ऊपर डिप्रेशन आया, वो वायड क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल वायड। और अब तीसरी लेयर रखते समय आप न्यूली फॉर्म्ड जो डिप्रेशन था उसके ऊपर रखने की बजाय जो प्रीवियस डिप्रेशन के ऊपर जो डिप्रेशन पड़ चुका है उसके ऊपर अब आप स्फीयर्स रखना शुरू कर दिए। तो थर्ड लेयर भी, फर्स्ट लेयर अलग थी, सेकेंड लेयर अलग थी, थर्ड लेयर भी अलग हो जाएगी। लेकिन जब चौथा लेयर आप रखने लगेंगे तो फिर से जो पुराना ओल्ड डिप्रेशन जो बच गया था वह जस्ट सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन के ठीक ऊपर बना था, उसके ऊपर आप स्फीयर रखेंगे तो फोर्थ लेयर आइडेंटिकल हो जाएगी फर्स्ट लेयर के। ऐसे केस में एबीसी दैट इज ईच फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, इस टाइप के लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वायड्स। If the spheres of third layer are placed above the depressions remained uncovered during stacking of second layer, then the new type of depression remains uncovered and the third layer gets aligned differently with respect to first and second layers.
Here, each fourth layer becomes identical to first layer. Thus, ABC, 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 ध्यान दीजिए ABC, तीन अलग अलग लेयर, then A, each fourth layer, 1, 2, 3, 4, each fourth layer is identical to first layer. क्या देखा आपने? 10 ABC, ABC, ABC type of arrangement of layers is obtained. It results in cubic close packed or face centered cubic structure. यहां पर पिछले केस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन होता था ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स में. एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स में क्यूबिक क्लोज पैकिंग, that is CCP, which is identical to FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल है. कौन? CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग. यहां पर अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स कैसा है? ABC, 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 that is each fourth layer is identical to first layer. कब बन रही है ये? तो याद रहे फर्स्ट लेयर आपने रखा. किस फर्स्ट लेयर में दो टाइप के डिप्रेशंस थे, ए और बी से आपने डिनोट किया. जब सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को रखा तो आपने ए के ऊपर सपोज स्फीयर्स रखना शुरू किया तो बी खाली रह गया. थर्ड लेयर, हाँ, जब आपने सेकेंड लेयर रखा बी हमेशा के लिए खाली रह गया, बी ऑलरेडी खाली है, एक नया डिप्रेशन बन गया सी. अगर आपने सी तीसरा लेयर रखते समय सी यानी न्यूली फॉर्म डिप्रेशन के ऊपर आपने स्फीयर रख दिया, यानी हर बार नेक्स्ट लेयर रखते समय आप न्यूली फॉर्म डिप्रेशन के ऊपर अगर स्फीयर्स रखते जाते हैं तो उस केस में ईच थर्ड लेयर विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, यानी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनेगा. क्लियर है? जिसको आप नाम देते हैं कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. लेकिन अगर आप थर्ड लेयर रखते समय जो सेकेंड लेयर का अनऑक्युपाइड स्फीयर था, फर्स्ट लेयर का अनऑक्युपाइड स्फीयर, उसके ऊपर एक नया अनऑक्युपाइड स्फीयर पड़ गया. थर्ड लेयर रखते समय उसके ऊपर अगर स्फीयर रख देते हैं तो थर्ड लेयर भी कैसा हो जाएगा? दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर्स. और जब चौथी लेयर रखने लगे तो थर्ड लेयर का जो डिप्रेशन अनऑक्युपाइड रह गया था उसके ऊपर आपने स्फीयर रखा, तो उस केस में फोर्थ लेयर विल बी आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, यानी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स बनेगा. क्लियर है? जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दैट इज सीसीपी, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. एफसीसी यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है वहां पर. कहां पर? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है इसका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स. कॉपर और सिल्वर में जो अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होता है वह एबीसी अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होता है, यानी ईच फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर. और यहाँ पर इसको और क्या नाम देते हैं? तो इसे सीसीपी या एफसीसी भी नाम देते हैं. और एग्जाम्पल है इसका दैट इज कॉपर एंड सिल्वर. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा है स्लाइड में? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स HCP एंड CCP कंटेन बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्स. तो आपने देखा कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर चाहे वह CCP हो या HCP हो, दोनों में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही टाइप के वायर्स होते हैं. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आइदर HCP और CCP बोथ कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ वायर्स. कौन कौन से? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. दोनों टाइप के वायर्स दोनों ही में होते हैं. लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पैक्ड की बात करें, मान लीजिए n पार्टिकल्स पैक्ड हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स फॉर्म्ड विल बी 2n, यानी जितने पार्टिकल पैक्ड होंगे उसके ट्वाइस में टेट्राहेड्रल वायर्स बनेंगे. लेकिन ऑक्टाहेड्रल वायर्स कितने बनेंगे? जितने पार्टिकल पैक्ड होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स बनेंगे. यानी अगर n पार्टिकल पैक्ड हो रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वायर्स फॉर्म्ड विल बी n, बट टेट्राहेड्रल वायर फॉर्म्ड विल बी 2n. क्लियर है? देखिए क्या लिखा है स्लाइड में. क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स HCP and CCP contain both tetrahedral and octahedral wires. Here, the number of tetrahedral wires is equal to the twice of the number of constituent particles packed, while the number of octahedral wires is equal to the number of constituent particles packed.
Thus, if n is total number of constituent particles packed, then total number of octahedral wires formed will be equals to n and total number of tetrahedral wires formed will be 2n. बहुत ही खास बात है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा खास। अगर n पार्टिकल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स बनेंगे? आंसर इज 2n। कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेंगे? दैट इज n। क्लियर? आगे, coordination number in both HCP and CCP, that is FCC, face centered cubic structure, is 12, 6 of same layer and 3 each of upper and lower layers। तो आप देखेंगे कि HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों में, याद रहे 3 डायमेंशन की बात करें, दोनों में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही खास क्वेश्चन, कितना होता है? 12। आप देखेंगे कि यहां पर सेम लेयर के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जबकि जस्ट अबव और जस्ट लोअर लेयर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ईच डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो टोटल पार्टिकल इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? यहां पर 12 मिलेगा, चाहे वह सीसीपी हो या एचसीपी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कंपटीशन कॉर्नर का। देखते हैं कि ये जो हमने टॉपिक कवर किया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हमने यहां पर सेग्रीगेट कर दिया है, अलग से एक स्लाइड बना दी है। देखिए क्या है कंपटीशन कॉर्नर फॉर आईआईटी नीट एम्स। क्या क्या है देखिए। Close packed structures HCP and CCP contain both tetrahedral and octahedral wires। ऑलरेडी बताया जा चुका है कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर चाहे वो CCP हो या HCP हो, दोनों में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों ही वायर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन टेट्राहेड्रल वायर्स जितने पार्टिकल पैक्ड होंगे उनके ट्वाइस बनेंगे, जबकि ऑक्टाहेड्रल वायर्स उतने ही बनेंगे जितने पार्टिकल पैक्ड होंगे। देखिए क्या लिखा है, इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पैक्ड इन HCP or CCP, that is FCC structure, then total number of octahedral wires formed will be equals to n, while total number of tetrahedral wires formed will be equals to 2n। Now कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स इज 6। ऑलरेडी बताया जा चुका है। जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, याद होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D की जब हमने बात की थी, वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिला था? 6 मिला था। 4 पार्टिकल सेम लेयर के और 1 पार्टिकल ईच ऑफ जस्ट अबव एंड लोअर लेयर के सीधे कांटेक्ट में होंगे। किसके? किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के। तो नेचुरली यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। किसमें? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D में। क्या देख रहे हैं आप? कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक दैट इज प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स इज 6, that is 1 plus 4 plus 1, fourth of same layer, 1 each of above and lower layer, while that in both HCP and CCP, that is FCC structures is 12, 3 plus 6 plus 3। क्या बताया गया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दैट इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है? 6, जबकि HCP एंड CCP में, किसमें? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC स्ट्रक्चर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है? 12 मिलता है। यहां पर सेम लेयर के 6 पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, जस्ट अबव लेयर के 3 पार्टिकल और जस्ट लोअर लेयर के 3 पार्टिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलता है? 12 मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।